तो हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको रेडी करके जाना है। इनको आप राइट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो बार, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेसिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो आप रेसिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ऐसा किसके साथ होता है? सेमीकंडक्टर के साथ। तो इसमें सही ऑप्शन है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन। तो जो रेसिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर सही आंसर है मटेरियल। फिर क्वेश्चन है, ओमिक रेसिस्टेंस इज़। अब ये ऑप्शन है, तो ओमिक रेसिस्टेंस जनरल मेटल्स होती हैं। तो यहाँ पर मेटल के फॉर्म में कॉपर वायर है, तो यही सही आंसर है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन मेटल्स इज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 10⁻⁻⁴ -5 के बीच होती है। तो यहाँ -5 तो दिया नहीं, 10⁻⁻⁴ है, तो यहाँ पर सही आंसर है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो केवल वही क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, तो आप LK फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करने, उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज़ क्वांटिटी। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, यहाँ स्केलर फिल करेंगे आप। अब यहाँ पर है करंट डेंसिटी इज़। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ वेक्टर भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन इट्स क्लोज सर्किट इज कॉल्ड। तो जब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो और सर्किट क्लोज्ड हो, तब वहाँ पर हम उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और यदि यही क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, यहाँ ओपन सर्किट की बात होगी, तब इसका फिलर क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर है मैच द कॉलम्स। तो चलिए इसमें देखते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज का देखिए, यहाँ फर्स्ट वाले का जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये होता है इनका कंडीशन P/Q = R/S। ये 4 रेसिस्टेंस का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर है इंटरनल रेसिस्टेंस सेकेंड नंबर का। तो इंटरनल रेसिस्टेंस का फार्मूला ये होता है R = E/V -1 × R। इसके बाद है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला ये है V = E - IR। फिर है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला ये J = I/A। फिर है ओम्स लॉ। तो इसको पॉपुलर है, आप जानते हैं, V = IR। फिर है यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ। तो यहाँ पर किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है ये है सिग्मा I = 0। फिर ये है किमरलिंग ओन्स, ये सुपर कंडक्टिविटी को इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर, इसका फार्मूला होता है P = V × I। फिर है यहाँ पर मेटलिक वायर। तो मेटलिक वायर जो है एक ओहमिक कंडक्टर है, तो यहाँ ओहमिक कंडक्टर हो जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फार्मूला होता है H = I² RT। इस तरह से इनको मैच करना है और इन्हें अलग से नोट कर लेना है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिनका हमको 1 वर्ड में आंसर देना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। राइट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन होता है VD = EE/τ/M। तो यहाँ VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। तो
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो टाइम डिक्रीज होगा। ड्यू टू विच वेलोसिटी आल्सो डिक्रीजेस, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए टाउ का और इसका जो रिलेशन है सीधा है। जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑन द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इफ़ इट इज़ स्ट्रेच्ड एंड डबल्ड। तो एक कॉपर वायर है, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेच करके डबल कर रहे हैं, तो उसकी रेसिस्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो रेसिस्टिविटी जो है ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करती है, उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो देयर विल बी नो इफेक्ट बिकॉज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल नॉट इन डायमेंशन। अब यहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू हेडलाइट्स बिकम डिम व्हेन स्टार्टिंग अ मोटर व्हीकल। तो हेडलाइट्स जानते होंगे, मोटर व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो डिम हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है, वाइल स्टार्टिंग द मोटर व्हीकल सडनली मोर करंट इज़ टेकन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से ज़्यादा करंट हम ले लेते हैं, ड्यू टू विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड्स ऑफ बैटरी डिक्रीजेस एंड हेडलाइट्स बिकम डिम। तो इस तरह से इसका आंसर करना है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जनरली क्वेश्चन आता रहता है। डिफाइन करंट डेंसिटी, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज इट। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है, ये किस तरह की क्वांटिटी होती है। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये फार्मूला होता है J=I/A। यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, कंडक्टर का, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं यहाँ से करंट फ्लोइंग। फिर इसको बोल देते हैं पर यूनिट, फिर इसको बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि इसका यूनिट देखें तो यूनिट भी कभी पूछ देता है, तो करंट का यूनिट एम्पियर हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब चलिए इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आना ही आना है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनीशन तो नहीं पूछा, पर आप लिख सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक एवरेज वेलोसिटी होती है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, तो उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो इस तरह से सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक कंडक्टर ले लिया है, ये इस तरह से एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की देख रहे होंगे ये लेंथ है, ये L है, इसकी लेंथ L हो गई। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। इसमें मान लेते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं n है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी है, तो हम n लिख दिए हैं। अब जो डायग्राम बना है उसी की हमको वर्डिंग करना है।
कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो ये कंडक्टर हो गया, उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। वोल्टेज V, इसमें वोल्टेज जो लगाया गया है, अप्लाई किया गया, वो V है। करंट इसमें I है, कैपिटल I स्मॉल I जो भी लिखना चाहें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या कहलाएंगी, N। और डिप्ट वेलोसिटी, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिप्ट वेलोसिटी Vd है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E। तो इस तरह से हमको इसमें वर्डिंग करना है। इसके बाद हम एक प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेंगे, फिर टोटल चार्ज निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे। तो चलिए वहाँ सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो एरिया में हम किसी भी लेंथ का, हाइट का, ब्रेथ का यदि इंटू कर दें तो वो वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, उसकी लेंथ एल है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा कंडक्टर का वो ए एल लिखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं। तो इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें एन भर और जोड़ देना है, ए एल को इसी तरह से कॉपी कर देना है। फिर हमको टोटल चार्ज निकालना है, क्यू। चार्ज को जनरली हम क्यू से लिखते हैं, कैपिटल या स्मॉल क्यू, जिससे लिखना चाहें। तो एन ए एल तो यहाँ लिखा है एन ए एल, ई और इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, तो ई इसमें और आ जाएगा। अब हमको निकालना है करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। तो करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आप जानते हैं ये क्यू की वैल्यू है, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दिए हैं। में टी है तो यहाँ टी लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये पूरी चीज़ें लिखा है, एन ई ए लिखा है, केवल यहाँ देख रहे हैं कि एल अपॉन टी नहीं लिखा है। तो एल अपॉन टी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कितनी लेंथ तक जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना वेलोसिटी, और उस लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो इसको यहाँ रिप्लेस करके हम वी डी लिख दिए हैं। तो फाइनली हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये इनका रिलेशन है। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास फिर से क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशंस। तो ओम्स लॉ आप लोग 8th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल सा है, वी प्रोपोर्शनल आई है, पर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे। इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यदि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में टेम्परेचर है, उसकी लेंथ डायमेंशंस हैं, यदि ये चेंज ना हो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current flowing through it। तो यहाँ पर V का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर है, और I का मतलब उसमें करंट है। मतलब कंडक्टर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, करंट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए V प्रोपोर्शनल I है, यदि हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम R लिखते हैं। और R का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है कंडक्टर का, या सिंपल कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। साथ में इसकी लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस का मतलब किस कंडीशन में ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो यहाँ पर दो हैं, टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ जब भी हम एक्सपेरिमेंट करें तो उस कंडीशन में टेम्परेचर पूरे सिस्टम का कांस्टेंट होना चाहिए। नो स्ट्रेन इन कंडक्टर, कंडक्टर की जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो सेम रहना चाहिए, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। अब चलिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस में डिफरेंस का। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चंस के आंसर और कुछ ऑब्जेक्टिव के आंसर भी इनसे बनते हैं टेबल बनाने से। यदि आपसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पूछेगा तो वो भी बनेगा, रेसिस्टेंस पूछेगा तो वो भी बनेगा, और इसमें छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्ज़ाम में, वो भी बन जाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस
ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो कोई वायर है, वो यूनिट लेंथ की है, मतलब 1 मीटर ले लें या 1 सेंटीमीटर ले लें, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो वायर का रेसिस्टेंस होगा उस वैल्यू को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ रेसिस्टेंस क्या है? द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर एक ए एक्स्ट्रा हो गया, इट इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। एल होना चाहिए यहाँ पर डबल, तो ये आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस कहलाता है। तो जो अपोजिशन कह लें या इम्पीडेंस कह लें, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पर जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट है ये कहलाती है ओम मीटर, और जो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है वो होती है ओम। फिर है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। तो जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर के डायमेंशन, जैसे लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उन पर डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। जैसे आप लेंथ इंक्रीज कर दें तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर दें तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ इसका फार्मूला लिख सकते हैं। ये फार्मूला है रो इक्वल टू आर ए अपॉन, ये एल है, आई जैसे नहीं समझना इसको, एल है। इट्स फार्मूला इज़ आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये इसका रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। तो सिंपल सा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज़ ज़ीरो। तो कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, नेटवर्क का मतलब बहुत सारी आउटपुट इनपुट करंट की लाइनें गई हैं, तो उसको हम जंक्शन कहेंगे किसी एक पॉइंट पर जहाँ से बहुत सारे नेटवर्क निकलते हैं। तो उस जंक्शन पर जितना भी करंट होता है वो टोटल करंट ज़ीरो होता है। इसका मतलब है जितना भी उसमें करंट आ रहा है उस पॉइंट पर, और जितना भी करंट वहाँ से लीव कर रहा है, माने एंटरिंग करंट और लीविंग करंट जो है इक्वल होता है, इसलिए टोटल या नेट करंट वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। इसे हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉ, इसको चैन लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं, मेश लॉ भी बोलते हैं, और केवीएल भी है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो सिंपल सा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंसेस। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, उससे देख लीजिए, ये है करंट और ये कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट है और ये एल्जेब्रिक सम है। तो यही बोलते हैं इसका नाम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ प्रेजेंट इन दैट नेटवर्क और दैट लूप। तो इस फार्मूले से इसके सेकेंड लॉ को आप स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो चलिए इंटरनल रेसिस्टेंस को समझते हैं, इसके फार्मूला का डेरिवेशन करते हैं। तो सिंपल सा है, द रेसिस्टेंस अप्लाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आप जानते हैं कोई सेल होता है तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चार्जेस फ्लो होते हैं, माने करंट फ्लो होता है। तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है कुछ न कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो उस रेसिस्टेंस को इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ये सेल के लिए होता है। चलिए इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। यहाँ पर देखिए ये प्लस की लाइन है तो थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये माइनस की लाइन है,
यहाँ पर ई लिखा है, मतलब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आई लिखना है। और इसका डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो इस तरह से सिंपल सा डायग्राम बनाना है और इसमें लिखना है लेट ए सेल हैज ईएमएफ ई, internal resistance small r and external resistance is capital R if voltage across it is V। तो इसमें डायग्राम को देख के आप देख रहे हैं कि ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा आई है, इस पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो वी है। तो यहाँ निकाल लेंगे टोटल ईएमएफ। तो एक ही सेल है तो टोटल ईएमएफ ई हो गया। रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए ये भी रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, दोनों का टोटल कर देंगे तो ये टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब हमको निकालना है करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो करंट के लिए फार्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो देखिए करंट की जगह तो आई लिख दिए, टोटल ईएमएफ की जगह ई लिखेंगे, टोटल रेसिस्टेंस की जगह आर प्लस आर लिखेंगे। अब यहाँ पर ओम्स लॉ से जानते हैं करंट इक्वल टू होगा वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। वैसे तो फार्मूला भी इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन यदि यहाँ पर आई निकालेंगे आप तो आई का क्या हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो ऊपर देखिए यहाँ ऊपर वाले फार्मूले में आई लिखा है, आई की जगह पर हम भी अपॉन आर लिख दिए हैं, बाकी इसको इसी तरह से कॉपी कर दिए हैं। अब हमको इसको केवल ट्रांसपोज करना है, तो ये जो r प्लस आर है इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो r प्लस आर आ गया। अब इस वाले टर्म को भी ट्रांसपोज करना है तो ये r ऊपर चला जाएगा और इसका जो ऊपर भी है वो नीचे आ जाएगा, माने डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में। तो एक्स ट्रांसपोज करने पर इस तरह से आएगा। अब कैपिटल आर को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू ई आर अपॉन वी माइनस स्मॉल आर हो जाएगा, इस सॉरी कैपिटल आर। अब इस कैपिटल आर को यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी देखेंगे तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस वन, ये जो है ये इंटरनल रेसिस्टेंस का फार्मूला आ गया है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो चलिए इसके रिलेशन को भी देखते हैं। तो जो डायग्राम था वही डायग्राम इसमें भी बनाना है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सेल का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सर्किट में ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ये प्लस से माइनस की, और इस तरह से डायग्राम बनाएंगे और इसमें हमको वर्डिंग भी सेम ही करना है। लेट ए सेल हैज़ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर and external resistance is capital R if the voltage across it is or circuit is V and current flowing in it is I then। तो यहाँ पर हमको टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो ई होगा, टोटल रेसिस्टेंस तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो ये हो गया। करंट का फार्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, तो ये फार्मूले से हम ये लिख देंगे। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो आई का मल्टीप्लिकेशन आर से करेंगे तो आई आर, और इस आर से भी करेंगे, दोनों से आई का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ट्रांसपोज करेंगे तो ये दोनों जाएंगे। तो इस तरह से ये आ गया, इधर ई हो गया। अब ओम्स लॉ से जानते हैं कि आई आर इक्वल टू वी, अब वी इक्वल टू आई आर। तो हमारे पास ये आई आर है कैपिटल आर वाला, उसकी जगह पर हम लिख देंगे वी और प्लस आई आर ई हो गया। अब वी को हमको फाइंड करना है, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये रिलेशन है वोल्टेज का, ईएमएफ का, करंट का। अब कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो एक इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हैं, जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से। द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं और इस टेम्परेचर पर जो हीटिंग एलिमेंट का रेसिस्टेंस है वो 100 ओम्स है। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज़ 117 ओम्स। तो अब जो है हीटिंग एलिमेंट का जो रेसिस्टेंस है इंक्रीज हो गया, 100 से 117 ओम्स हो गया। देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट। तो जब
ये 117 हो जाएगा तब टेम्परेचर कितना हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट का। यहाँ पर कुछ कॉफिशिएंट दिया है, द रेसिस्टेंस हीटिंग कॉफिशिएंट और थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज़ 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये सारी वैल्यू जो दिया है हम नोट कर लेंगे। तो देखिए हमको रेसिस्टेंस दिया है 100 ओम, इसको हमने R1 ले लिया है, ये 100 ओम हो गया। और उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। R2 की वैल्यू हमको पता है, ये 117 ओम है तो 117 ओम। इसके बाद ये जो रेसिस्टेंस हीटिंग कॉफिशिएंट है या थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू है, उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ये दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ये क्वेश्चन से देंगे 12 डिग्री सेल्सियस। अब हमको पता होना चाहिए फार्मूला। तो ये फार्मूला है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपसे आसानी से बन जाएंगी। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू होती है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। तो इस तरह से फार्मूले में अब हमको वैल्यू पुट करना है। तो हमारा टारगेट है T2 को निकालना, तो हम क्या करेंगे, इस T2 माइनस T1 का ट्रांसपोज कर दिए हैं। तो R2 माइनस R1 अल्फ़ा को यहाँ पर न्यूमरेटर में कर देंगे, R1 अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ पर हमको सारी वैल्यू पुट करना है। तो T2 की वैल्यू हो गई, ये T1 27 लिखे थे, फिर R2 की वैल्यू 117 थी और R1 की वैल्यू 100 थी, जो अभी हम क्वेश्चन से नोट किए हैं वही है। फिर यहाँ R1 की वैल्यू यहाँ पर 100 है और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये अल्फ़ा की वैल्यू है, तो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ है। अब आगे के स्टेप में हम क्या कर रहे हैं देखिए। तो यहाँ पर ऊपर की तो कॉपी कर दिए हैं, ये 117 में 100 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, साथ में ये 10⁻⁻⁴ है ना, तो ऊपर जा कर के +4 माने 4 जीरो उतार देंगे, तो ये 4 जीरो तो यहाँ पर उतार दिए, एक जीरो ये दशमलव लगा है 1.7 का, तो ये जीरो उसका कर दिए। अब यहाँ अपॉन में 100 इंटू 17 बचा है, तो ये जीरो कैंसिल करेंगे, ये जीरो कैंसिल करेंगे, ये 17 से 17 वन जा होगा, मतलब ऊपर काटने के बाद 1000 बचेगा। इस 27 को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 1000 प्लस 27 इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा, जहाँ पर रेसिस्टेंस 117 ओम होगा। तब ये भी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं न्यूमेरिकल में। नेग्लिजिबल करंट वाज पास्ड थ्रू अ वायर 15 मीटर्स लॉन्ग एंड ऑफ क्रॉस सेक्शनल 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस वाज मेजर्ड टू बी 5 ओम। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर मटेरियल एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर। तो यहाँ एक्स रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ रेसिस्टिविटी हमको फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी, ये क्वेश्चन आप सुधार लीजिएगा, इसमें रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी हमको फाइंड करना है, रेसिस्टेंस तो दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर जो वायर की लेंथ है ये देख रहे होंगे कितना है 15, तो ये L इक्वल टू लिख दिए हैं, L इक्वल टू कितना हो गया 15 मीटर। फिर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो एरिया को ए से डिनोट करते हैं, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। फिर यहाँ रेसिस्टेंस दिया है, रेसिस्टेंस को R से लिखते हैं, तो R इक्वल टू हो गया 5 ओम। अब यहाँ पर हम जो रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन ये एल होता है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यू ए वाली उतार देंगे, यहाँ पर कॉपी कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ एल है, एल की वैल्यू 15 है, तो ये सिंपल सा है, 5 3 जा 15 और यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, इस तरह से इसका रो की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको आप नोट कर लीजिएगा। एल के फिजिक्स ऐप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं
या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी पूरे चैप्टर का इसी तरह से क्वेश्चन बैंक आपके पास आएगा, सबको आपको पढ़ना है।